तो बच्चा आप देख रहे हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। याद करो आपने इंटरफेरेंस टॉपिक वेव चैप्टर में पढ़ा हुआ है, आपने साउंड का इंटरफेरेंस देखा हुआ है। बस वैसा ही कुछ आपको यहाँ पर रिलेट करना है। यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर सोर्स कैसे होनी चाहिए, कोहेरेंट होनी चाहिए फॉर प्रॉपर इंटरफेरेंस। वो बात अभी मैं यहाँ पर लिखा हुआ है। देखो, when two light waves of same frequency with constant phase difference superimpose over each other, then it is known as interference of light। अब बेटा अपन ने इसको क्या बोला, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट बोला। इंटरफेरेंस का मतलब क्या होगा, दो वेव का सुपरपोजिशन होना। उसको क्या कह दिया, आसान भाषा में इंटरफेरेंस बोल दिया। अब इंटरफेरेंस अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले अपन पढ़ रहे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जब उन दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो कैसा हो, 2n पाई के फॉर्म में, या फिर दोनों वेव्स सेम फेस में हो, उस कंडीशन को क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आता है या रिजल्टेंट इंटेंसिटी आती है वो मैक्सिमम आती है। दूसरा है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, व्हेन बोथ वेव्स आर इन अपोजिट फेस, जब दोनों वेव्स अपोजिट फेस में होती है, जहां पर जो फेज डिफरेंस होता है वो पाई, 3 पाई, 5 पाई इस फॉर्म में होता है, उस कंडीशन में क्या बोलते हैं, इसको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यहाँ पर जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी आती है वो मिनिमम आती है। तो बेटा एक तो टर्म हुई मैक्सिमम की, एक टर्म हुई मिनिमम की, जहां पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम आ रहा है, जहां पर एम्पलीट्यूड मिनिमम आ रहा है। अगर बेटा वो कंडीशन दोनों में से कुछ भी नहीं है, अगर मैक्सिमम आता है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मिनिमम आता है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मान लो दोनों में से कुछ भी नहीं आया, उन दोनों के बीच का आया, तो उसको जनरली अपन नॉर्मल इंटरफेरेंस बोल देते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं कंडीशन फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। अच्छे इंटरफेरेंस के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो सबसे पहले सोर्स शुड बी कोहेरेंट। कोहेरेंट का मतलब उनका फेज डिफरेंस कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। सेपरेशन बिटवीन टू कोहेरेंट सोर्स शुड बी स्मॉल, जो दोनों कोहेरेंट सोर्स बनते हैं फ्रॉम अ सिंगल सोर्स, उनके बीच का सेपरेशन कैसा होना चाहिए, बहुत छोटा। नेक्स्ट डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन, बेटा साउंड के अंदर तो चीजें अपन सुनते थे, लाइट के अंदर क्या होंगे, देखेंगे, तो 100% लाइट कहीं ना कहीं जाके स्क्रीन पे बननी चाहिए। तो जो इंटरफेरेंस पैटर्न है वो स्क्रीन पे ऑब्जर्व होगा, वो स्क्रीन सोर्सेस से कुछ ज्यादा दूरी पर होनी चाहिए। तो यहां लिखा है डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम कोहेरेंट सोर्स मस्ट बी लार्ज, ज्यादा दूर होनी चाहिए। फॉर गुड कॉन्ट्रास्ट, गुड कॉन्ट्रास्ट का मतलब जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आ रही है वो अगर मैक्सिमा के कारण आ रही है, मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के कारण आ रही है, तो ज्यादा उजाला होगा। अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के कारण आ रही है तो वहां पर अंधेरा होगा या ब्लैक इंटरफेरेंस की फ्रिंजेस होंगी। तो उस कंडीशन में अपन कहेंगे फॉर गुड कॉन्ट्रास्ट एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी ऑफ टू सोर्सेस, कौन दोनों सोर्सेस, जो कोहेरेंट थे, शुड बी नियरली इक्वल। अगर दोनों सोर्सेस की इंटेंसिटी नियरली इक्वल होगी तो उस कंडीशन में जो कॉन्ट्रास्ट बनेगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का, वो बहुत अच्छा बनेगा और उनके थ्रू जो पैटर्न बनेगा वो अपने को प्रॉपर्ली विजिबल होगा। इसी कंडीशंस को अपन ने यहाँ पे क्या करा, डिस्कस करा। 3, 2, 1। तो बच्चा नेक्स्ट देख रहे हैं एनालिसिस ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ऐसा टॉपिक आपने वेव चैप्टर में देखा हुआ है, फिर भी एक बार उसको फटाफट से अपन पढ़ लेते हैं। When two light waves having same frequency and equal or nearly equal amplitude moving in same direction superimpose, then different points have different light intensities. This phenomena is known as interference of light. आपने कुछ देखा होगा इंटरफेरेंस के अंदर, याद करो कि दो क्रेस्ट और एक और क्रेस्ट मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है, मैक्सिमा जैसा कुछ बन जाता है। एक क्रेस्ट और एक ट्रफ हो तो क्या कुछ मिनिमा जैसा बन जाता है। तो अपन उसी के बारे में बात करें जो चीज आपने वेव चैप्टर में देखी थी। तो सपोज अपन ने दो वेव कंसीडर करी, इक्वेशन y1 इक्वल्स टू a1 साइन ओमेगा टी एंड y2 इक्वल्स टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। अगर मैं दोनों को सुपर इंपोज कराता हूं तो इक्वेशन लिखा मैंने y बराबर y1 प्लस y2 दैट इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। ये फाई नहीं है बेटा, क्या है, थीटा है। जहां पर a क्या है, ध्यान देना, ये स्मॉल a1 है, ये स्मॉल a2 है, ये कैपिटल A है। कैपिटल A का मतलब क्या हो गया, अपना एम्पलीट्यूड, कैपिटल A, ठीक है। A इज एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव, जो ये रिजल्टेंट वेव बनी है उसका एम्पलीट्यूड कैपिटल A है। बेटा बहुत बार कभी कभार ये जो चीजें हैं ना स्मॉल a1, इसको कैपिटल A1 भी लिख सकते हैं, इसको कैपिटल A2 भी लिख सकते हैं, तो कंफ्यूज मत होना। अगर किसी जगह A1 A2 लिखा है तो इसको A रिजल्टेंट लिखा होगा। तो इतनी सी मतलब है कि इस पहली वेव का एम्पलीट्यूड A1 है
दूसरी वेव का एम्पलीट्यूड A2 है और जो रिजल्टेंट है उसका एम्पलीट्यूड कैपिटल A है, ठीक है। अब इसका रिजल्टेंट जो ये कैपिटल A आया और ये थीटा आया, ये क्या चीज होती है इसको मैं समझा रहा हूं, तो समझना बाय फेजर डायग्राम। अब बेटा अपन ने ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस प्लॉट कर दिया। अब ढंग से पहचानो, मैं कह रहा हूं कि भाई ये जो वेव है y1 इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी, क्या इसका इपॉक 0 डिग्री है? इसका इपॉक फाई है, इपॉक का मतलब इनिशियल फेज। इसलिए मैंने जो a1 है उस a1 को बेटा मैं इस जगह बना रहा हूं, ये हो गया a1। सिमिलरली a2, क्या a2 का इनिशियल फेज फाई है, तो ये मैं a2 का क्या बना दिया बेटा फाई। अब सोच के देखो इन a1 और a2 का जो रिजल्टेंट आएगा वो इन दोनों के बीच में आएगा बाय पैरेललोग्राम लॉ, तो क्या जो रिजल्टेंट आएगा वो ये आया। अब ये जो रिजल्टेंट आया, इस रिजल्टेंट की मैं बात कर रहा हूं, ये जो रिजल्टेंट है यही अपना कैपिटल A है। क्या है कैपिटल A मतलब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। इस A2 को अगर मैं पैरेलली शिफ्ट करूं, किसी वेक्टर को अपन ऐसे शिफ्ट करते हैं, तो क्या ये यहां तक आ जाएगा ऐसा कुछ, ये बन गया A2, ये एंगल क्या बन जाएगा फाई। तो सोच के देखो इस A2 के मैं दो कंपोनेंट कर रहा हूं, तो क्या A2 का इधर वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा बेटा A2 cos फाई, और इधर वाला क्या हो जाएगा A2 sin फाई, ये हो गया। अब देखो ये जो कैपिटल A है, जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, ये हाइपोटेन्यूज की तरह बिहेव कर रहा है। क्या ये A2 sin फाई ये परपेंडिकुलर की तरह बिहेव कर रहा है, और ये A1 और A2 cos फाई ये बेस की तरह बिहेव कर रहा है, और इस रिजल्टेंट का जो हॉरिजॉन्टल से एंगल बना ये क्या बन गया थीटा, यही अपना रिजल्टेंट एंगल है थीटा, ये वाला। अब मैं कैपिटल A की वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूं, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या A का स्क्वायर इक्वल्स टू A1 प्लस A2 cos फाई, बेटा ये तो पूरा बेस हो गया अपना, प्लस A2 sin फाई का होल स्क्वायर, ये पूरी टर्म ऐसे आ गई। अगर इस पूरे को ओपन करते हैं तो क्या आएगा A स्क्वायर बराबर A1 स्क्वायर, क्या यहां पर A2 स्क्वायर cos स्क्वायर फाई आएगा, यहां से A2 स्क्वायर sin स्क्वायर फाई आएगा। अगर मैं दोनों में से A2 स्क्वायर कॉमन ले लूं तो cos स्क्वायर फाई प्लस sin स्क्वायर फाई क्या हो जाएगा 1, तो यहां पर डायरेक्टली लिख रहा हूं A2 स्क्वायर, और इसी को ओपन करने के अंदर एक टर्म और आएगी 2A1 A2 cos फाई, तो बेटा ये क्या आ गया रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। क्या इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं A बराबर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई, और ये जो स्क्वायर है हटाएंगे तो क्या आ गया बेटा अंडर रूट, ये टर्म आ गई। अब बात आती है कि थीटा क्या, तो बेटा अपन लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू, पहचानना परपेंडिकुलर अपॉन बेस A2 sin फाई अपॉन A1 प्लस A2 cos फाई। अगर मुझसे पूछे थीटा क्या होगा तो मैं लिख सकता हूं थीटा बराबर tan इनवर्स A2 sin फाई अपॉन A1 प्लस A2 cos फाई। बेटा ये फॉर्मूला आपके देखे हुए होने चाहिए। अब इसके अंदर एक टर्म और बनती है, याद करो इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, तो मुझे मालूम है कि इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। तो क्या इस इक्वेशन को देखो यहां पर, क्या इस A का मतलब हो गया रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, तो लिख सकता हूं मैं I रिजल्टेंट, इस A1 स्क्वायर को I1, इस A2 स्क्वायर को I2, और A1 A2 को लिख सकता हूं 2 रूट I1 I2 cos फाई। बेटा ये फाई क्या है, फाई इज द फेज डिफरेंस बिटवीन बोथ द वेव्स y1 एंड y2। इसका फेज इतना सा ओमेगा टी है, इसका फेज ओमेगा टी प्लस फाई, इन दोनों का फेज डिफरेंस क्या है फाई, वो फाई बेटा ये वाला है। और थीटा क्या था, रिजल्टेंट का जो एंगल बन रहा है इनिशियल से वो क्या हो गया अपना थीटा, उसके लिए क्या हो गया tan इनवर्स A2 sin फाई अपॉन A1 प्लस A2 cos फाई। तो मेनली आपको ये दो फॉर्मूले याद रखना हमसे, एक तो ये वाला और एक ये वाला, और ये जो इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर मैंने लिखा है, तो अगर आप प्रोपोर्शनलिटी हटाते हो तो कोई कांस्टेंट आता है, तो बेटा कांस्टेंट दोनों साइड ही आएगा, इसलिए सॉल्व करने के बाद वो सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। इसलिए मैं डायरेक्टली क्या लिख दिया I रिजल्टेंट बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos फाई, और बेटा फाई क्या है फेज डिफरेंस, तो आपको इस फॉर्मूले को याद रखना है।
जस्ट अभी अपन ने जो फॉर्मूले ड्राइव करे उनको मैंने वापस लिखा है, ए रिजल्टेंट बराबर अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई, आई रिजल्टेंट बराबर i1 प्लस i2 प्लस 2 रूट i1 i2 cos फाई। अब बेटा यहाँ पर जो अपन ने याद करो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करी थी, उन्हीं को अपन थोड़ा डिटेल में पढ़ रहे हैं। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या था, जहाँ फेज डिफरेंस क्या हो, जीरो हो। अब फेज डिफरेंस जीरो तो मैंने बोला डेल्टा फाई जीरो, 2 पाई भी होगा चलेगा, 4 पाई वो भी चलेगा, 6 पाई भी चलेगा। तो जनरल फॉर्म में क्या बोल दिया कि जहां पर 2n पाई होगा, इसलिए तो अपन ने वर्ड बोला था सेम फेस। अगर डेल्टा फाई की सारी टर्म्स आ गई तो डेल्टा एक्स का मतलब होता है बेटा पाथ का डिफरेंस, पाथ का डिफरेंस, इसका मतलब पाथ डिफरेंस। तो क्या डेल्टा एक्स की वैल्यू 0, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, बेटा सारी कहां से आई, इस फॉर्मूले से। क्या डेल्टा फाई बाई 2 पाई इक्वल टू डेल्टा एक्स बाई लैम्डा। डेल्टा फाई जब जीरो होगा यहाँ जीरो रख दो तो डेल्टा एक्स भी क्या आएगा, जीरो आएगा। डेल्टा फाई की वैल्यू 2 पाई होगी तो 2 पाई यहाँ रख दो, तो उस केस में 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा एक्स कितना आएगा, लैम्डा आएगा। तो बेटा यहाँ से डेल्टा एक्स अपने को मिल गया। ए रिजल्टेंट कौन सा फॉर्मूला बेटा, ये वाला, इसके अंदर मैंने फाई की वैल्यू रखी है। फाई कौन था बेटा, फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस मतलब डेल्टा फाई ही था। तो इस फाई के अंदर जब मैं जीरो रखूं या 2 पाई रखूं या 4 पाई रखूं, बेटा इनमें से कुछ भी रख दो, तो उस केस में एक कॉस की वैल्यू हो जाएगी 1। तो देखो मैं क्या लिखा, अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 1। बेटा ये किसका फॉर्मूला बन गया, ये बन गया a1 प्लस a2 के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, तो ये आ गया। और ऊपर अंडर रूट तो है इसे, तो इसको जब और सिंप्लीफाई करा तो a रिजल्टेंट कितना आ गया, a1 प्लस a2। सिमिलरली अपने को मालूम है इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, तो a रिजल्टेंट को i रिजल्टेंट कैसे लिखूंगा, रूट i रिजल्टेंट, a1 को रूट i1, a2 को रूट i2। इसका जो रूट था वो जब हटाया तो इधर क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। या तो ये तरीके से सोच लो, या फिर दूसरा तरीका, इस फॉर्मूले में फाई की वैल्यू इनमें से कोई भी रख दो, तो अपने आप यही बनेगा ए रिजल्टेंट रूट i1 प्लस रूट i2 का होल स्क्वायर। अब मैंने बोला कि अगर a1 a2 इक्वल है a नॉट के बराबर, याद करो ये बात कब बोली थी, कंडीशन ऑफ सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। क्या कहा था, एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी नियरली इक्वल होंगे तो कंडीशन ऑफ सस्टेन्ड इंटरफेरेंस वैलिड होगी। इसका मतलब जो कॉन्ट्रास्ट बनेगा वो अच्छा बनेगा। तो a1 a2 a नॉट के बराबर, i1 i2 i नॉट के बराबर। अगर a1 a2 बेटा इक्वल है तो आंसर क्या आएगा, 2a नॉट। ये क्या हो गया, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड दैट वी कैन ऑब्टेन फ्रॉम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सिमिलरली i1 i2 अगर इक्वल हो गए तो आंसर आएगा 4i नॉट। ये क्या हो गया बेटा, i मैक्सिमम। बेटा एक बात ध्यान रखना, ये जो a रिजल्टेंट है इसको बहुत बार a मैक्सिमम भी लिख देते हैं, बिकॉज ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से आया है और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से एम्पलीट्यूड कैसा होता है, मैक्सिमम होता है। सिमिलरली ये जो i रिजल्टेंट है इसको i मैक्स भी लिख देते हैं, बिकॉज ये जो इंटेंसिटी आई है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से आई है, तो वो कैसी होगी, मैक्सिमा होगी। अब बात कर रहा हूं बेटा मैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मन में एक डाउट कभी कभार आ जाता है, अगर आपको 11th की बात आप भूल गए हो, सर आपने डेल्टा फाई 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई कैसे लिखा, फिर आप डिस्ट्रक्टिव का लिखोगे तो कैसे लिख रहे हो। तो देखो बेटा मैं वेव से समझा देता हूं। क्या यहां पर ये पहली वेव, अगर इसी के ऊपर एक और वेव होती है, ये डॉटेड से मैंने रिप्रेजेंट कर दी, तो इन दोनों का जब सुपरपोजिशन होता तो बताओ ये सेम फेस में होता है या अपोजिट फेस में होता है, सेम फेस, बिकॉज दोनों जीरो से स्टार्ट हुए, दोनों एक जैसे ही जा रहे हैं। इसका मतलब इनका जो रिजल्टेंट आता वो बड़ा आता, ऐसा कुछ आता। ये जो रिजल्टेंट आता, ये रिजल्टेंट बेटा इसका एम्पलीट्यूड में बोल रहा हूं a1, इस डॉटेड वाले का एम्पलीट्यूड बोल रहा हूं मैं a2। तो बेटा ये जो a रिजल्टेंट आता ना यहां से यहां तक, ये इन दोनों का एडिशन होता, इसलिए तो बेटा अपना आंसर क्या आया, a रिजल्टेंट a मैक्सिमम बराबर a1 प्लस a2। तो ये जो a रिजल्टेंट होता ये इन दोनों के एडिशन के बराबर होता। सिमिलरली इधर भी ऐसे ही होता, ये a1, ये डॉटेड वाले से a2, और ये टोटल जो बनता ये a1 प्लस a2 होता। तो ये बात किसकी हो गई बेटा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। अब मैं डिस्ट्रक्टिव की बात कर रहा हूं। क्या डिस्ट्रक्टिव के केस के अंदर अगर यहां पर a1 और a2 को मैं कुछ इस अकॉर्डिंग लिख देता हूं कि एक ये वेव और बेटा दूसरी वेव यहां से आ रही है, तो बताओ ये वेव तो 0 से स्टार्ट हुई है, पाई से स्टार्ट हुई, इसका मतलब इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कितना, पाई। अगर ये वेव ऐसा कुछ पाई का फेज डिफरेंस बना रही है तो क्या इसका क्रेस्ट ऊपर है और इसका ट्रफ नीचे है, क्या ये दोनों सपोर्टिंग में है या अपोजिंग में, आंसर क्या होगा, अपोजिंग में है। इसका एम्पलीट्यूड में बोल रहा हूं a1, तो क्या इधर भी a1 ही होगा। इसका एम्पलीट्यूड में बोल रहा हूं a2,
तो बेटा जिसका एम्पलीट्यूड बड़ा होगा उस साइड रिजल्टेंट बनेगा। तो इनका जो रिजल्टेंट बनेगा वो यहां कहीं बनेगा, ये जो मैं बना रहा हूं ये ऐसा कुछ बन जाएगा। इस रिजल्टेंट का जो एम्पलीट्यूड होगा, इसका एम्पलीट्यूड मतलब ये इतना सा डिस्टेंस ये वाला, ये जो एम्पलीट्यूड होगा ये ए रिजल्टेंट क्या वो A1 माइनस A2 के बराबर होगा। इसलिए अपन ने इसको क्या बोला, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब हुआ, जब फेज डिफरेंस कितना था पाई, ऐसे 3 पाई पे भी होगा, ऐसे 5 पाई पे भी होगा। कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव कब बनी थी, जब ये एक वेव ये दूसरी वेव। इस केस में क्या फेज डिफरेंस कितना था, 0 था। तो अपन ने पहली कंडीशन क्या ली 0, फिर क्या ली 2 पाई, फिर क्या ली 4 पाई। इसका मतलब ये हुआ कि डिस्ट्रक्टिव तब होगा जब डेल्टा 5 पाई 3 पाई 5 पाई होगा। कंस्ट्रक्टिव तब होगा जब 0 2 पाई 4 पाई इवन नंबर ऑफ पाई होगा। तो उसी चीज को अब मैं डिस्ट्रक्टिव के अंदर लिख रहा हूं। क्या डिस्ट्रक्टिव के अंदर अपन ने सबसे पहली टर्म लिखी डेल्टा 5। डेल्टा 5 क्या होगा, पाई 3 पाई 5 पाई, जनरल फॉर्म में 2n माइनस 1 पाई। बेटा कभी कभार आपको ये टर्म 2n प्लस 1 भी मिल सकती है। मान लो 2n प्लस 1 हो या 2n माइनस 1 हो, दोनों ही टर्म ऑड चीजों को रिप्रेजेंट करती है। किसको रिप्रेजेंट करती है, ऑड। यहां पर n की वैल्यू 0 से स्टार्ट करो तो क्या होगा, 0 रखूंगा तो आंसर आएगा 1। यहां मैं n को 1 रखूंगा तो आंसर क्या आएगा 3, या n को 2 रखूंगा तो आंसर क्या आएगा 5। यहां पर n की वैल्यू 1 से स्टार्ट करो तो यहां पर जब मैं n 1 रखूंगा तो आंसर आएगा 1, n 2 रखूंगा तो आंसर आएगा 3, n 3 रखूंगा तो आंसर आएगा 5। मतलब आंसर सेम आ रहे हैं, बस यहां पर जो n है वो 0 से स्टार्ट होता है, यहां पर जो n है वो 1 से स्टार्ट होता है। तो बेटा कोई और डिफरेंस नहीं है। तो आप यहां पर 2n माइनस 1 पाई लिखो या 2n प्लस 1 पाई लिखो, बात कैसी है, सेम है। तो मैं अभी क्या लिख रहा हूं 2n माइनस 1 पाई। अब उसी के आगे नेक्स्ट मैं लिख रहा हूं बेटा डेल्टा x। तो देखो डेल्टा x क्या होगा, डेल्टा x बराबर लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। बेटा ये टर्म कहां से आई, ये टर्म इस जगह से आई, डेल्टा 5 बाई 2 पाई इक्वल्स टू डेल्टा x बाय लैम्डा। इस टर्म से अपन ये सारी चीजें निकाल सकते हैं। अब मैं कह रहा हूं कि इस फॉर्मूले को, पहले वाले फॉर्मूले के ये अंदर फाई की वैल्यू में पुट करता हूं। मान लो पाई पुट कर दो यहां पर, जैसे मैं पाई पुट करूंगा तो ए रिजल्टेंट क्या आएगा, ए रिजल्टेंट आएगा अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर 2a1 a2 माइनस 1। बेटा ये माइनस 1 है, क्या कॉस पाई की वैल्यू माइनस 1 होती है, वो यहां पर आ गई। क्या ये जो फॉर्मूला बना इस माइनस 1 को आगे ले आओ, किसका फॉर्मूला बन गया, ये a1 माइनस a2 के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। अगर ये इसके होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, ऊपर क्या है अंडर रूट, तो यहां से जो रिजल्टेंट आया वो रिजल्टेंट कितना आया a1 माइनस a2। अब बेटा मैं साइन बीच में ऐसा लगा रहा हूं, इसका मतलब होता है तो माइनस, पर जो वैल्यू बड़ी है उसको आगे लिख देंगे। अगर a2 बड़ा है तो a2 आगे जाएगा, a1 बड़ा है तो a1 आगे आ जाएगा, और इसी को अपन a मिनिमम भी लिख सकते हैं। सिमिलरली i रिजल्टेंट की बात कर ले, क्या i रिजल्ट हो जाएगा रूट i1 माइनस रूट i2 का होल स्क्वायर। बेटा मैंने यहां पर ऐसा साइन इसलिए लगाया, टिल्ट जैसा साइन नहीं लगाया, बिकॉज ऊपर क्या था बेटा स्क्वायर था। यही वैल्यू किसके बराबर बेटा, i मिनिमम के बराबर। नेक्स्ट अगर a1 a2 इक्वल होते किसके बराबर, a0 के बराबर, i1 i2 इक्वल होते किसके बराबर, i0 के बराबर, तो a मिनिमम क्या आता, a मिनिमम 0 आता, बिकॉज दोनों माइनस होके 0 आया था। i मिनिमम क्या आता, i मिनिमम इन दोनों का सब्ट्रैक्शन वापस कैसा आता, 0 आता। तो इसका मतलब कंस्ट्रक्टिव के अंदर मैक्सिमम वैल्यू a की 2a, i की 4i, और मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो ये हो गया कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और याद करो ये सारी चीजें अपन ने वेव चैप्टर में पढ़ी थी, तो ये बिल्कुल वेव चैप्टर जैसा ही चल रहा है। अब इसके ऊपर अपन क्या देखेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे। तो अपन अब कुछ बातें जो इंपॉर्टेंट है उनको अपन ने सेपरेटली लिखा है और ढंग से समझना। इंटरफेरेंस फॉलोज लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसका इतना सा मतलब है, ये मत सोचना कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया तो एनर्जी का लॉस हो गया, नहीं बेटा। जहां पर भी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है वहां की एनर्जी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की तरफ चल जाती है, तो यहाँ पर कोई एनर्जी का लॉस नहीं होता। यहाँ पर एनर्जी का बस क्या होता है, कंजर्वेशन होता है। तो कहीं अगर एनर्जी गायब हुई है तो वो दूसरी के चल जाती है, यहाँ कोई एनर्जी का लॉस नहीं होगा। नेक्स्ट एवरेज इंटेंसिटी। बेटा एवरेज इंटेंसिटी का मतलब हो गया आई मैक्स प्लस आई मिनिमम डिवाइड बाई 2। आई मैक्स का फॉर्मूला क्या था, रूट i1 प्लस रूट i2 का होल स्क्वायर। आई मिनिमम का फॉर्मूला क्या था, रूट i1 माइनस रूट i2 का होल स्क्वायर। अगर आप वो वैल्यूज यहाँ रखोगे, स्क्वायर को ओपन करके यहाँ पर ऐड करोगे, तो
डिवाइड बाय 2 करने पे आंसर आएगा I1 प्लस I2। अब बेटा इस एवरेज इंटेंसिटी का मतलब भी समझा रहा हूँ। मान लो इनकोहेरेंट सोर्स होते हैं, क्या होते हैं? इनकोहेरेंट सोर्स। क्या इनकोहेरेंट सोर्स के अंदर फेस डिफरेंस रैपिडली चेंज होता है? याद करो मैंने कुछ एटम्स की बात कही थी कि एटम्स अपर लेवल से लोअर पे आ रहे हैं, तो वो इतने रैपिडली ऊपर नीचे उनके बीच में डेल्टा टी चेंज होगा, डेल्टा टी मतलब टाइम डिफरेंस चेंज होगा ताकि डेल्टा फाइव भी चेंज हो। अब डेल्टा फाइव भी इतना रैपिडली चेंज होगा कि अपने पास अगर आई रिजल्टेंट का ये फॉर्मूला था I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 कॉस फाइव, तो ये फाइव बहुत रैपिडली चेंज होगा किसके अंदर? इनकोहेरेंट सोर्स के अंदर। मैंने क्या बोला? रैपिडली चेंज होगा किसके अंदर? इनकोहेरेंट सोर्स के अंदर। अगर ये रैपिडली चेंज होगा तो अपने को इसकी एवरेज वैल्यू लेनी पड़ेगी। क्या लेनी पड़ेगी? एवरेज वैल्यू। तो जो एवरेज वैल्यू होती है कॉस फाइव की, वो क्या होती है फॉर वन साइकिल? 0। अगर कॉस फाइव का एवरेज लिखेंगे तो कितना आएगा? 0 आएगा। 0 आएगा तो मैं क्या लिखूंगा? आई रिजल्टेंट इज इक्वल टू I1 प्लस I2, बिकॉज ये टर्म तो क्या होगा? 0, और इसी को क्या कहते हैं? आई एवरेज। तो एक बात ध्यान रखना कि जब भी इनकोहेरेंट सोर्स का इंटरफेरेंस होगा तो जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आएगी वो सबकी इंडिविजुअल इंटेंसिटी का एडिशन होगा। फॉर एग्जाम्पल तीन इनकोहेरेंट सोर्सेस हैं, I1 I2 I3, और तीनों का इंटरफेरेंस हुआ तो जो आई रिजल्टेंट आएगा वो आएगा I1 प्लस I2 प्लस I3, उन तीनों का सिंपल एडिशन। सिमिलरली अगर अपन बात करें कि इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू विड्थ ऑफ स्लिट, अब इस बात को मैं समझा रहा हूं बेटा। कोई स्लिट कैसी होती है वो समझते हैं। मान लेते हैं कार्डबोर्ड है, इस कार्डबोर्ड में ये इतनी सी स्लिट है, स्लिट का मतलब छेद करगा छोटा सा, इसके अंदर ये उसकी हाइट है, ये उसकी विड्थ है। तो मैं कह सकता हूं कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एरिया के कब होती है? जब अपन बात करते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट पास हो रही है। अगर ये विड्थ बड़ी होगी, अगर खिड़की बड़ी होगी तो लाइट ज्यादा अंदर आएगी, खिड़की छोटी होगी तो लाइट कम अंदर आएगी। इसका मतलब क्या हुआ? एरिया बढ़ेगा तो इंटेंसिटी बढ़ेगी। एरिया क्या होगा? H/W। अगर हाइट कांस्टेंट है तो क्या इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू विड्थ ऑफ स्लिट। क्या होगी? इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू विड्थ ऑफ स्लिट। इसलिए यहां पे क्या लिखा? इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू विड्थ ऑफ स्लिट। साथ ही साथ मुझे मालूम है इंटेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल होता है? एम्पलीट्यूड स्क्वायर के भी प्रोपोर्शनल होता है। इसलिए अपन ने क्या लिख दिया? इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू विड्थ ऑफ स्लिट प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम। आई मैक्स का फॉर्मूला क्या था? रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर। आई मिनिमम का फॉर्मूला रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर। क्या बेटा इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं? क्या इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है? तो आई मैक्स ए मैक्स के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा, आई मिनिमम ए मिनिमम के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। तो इन दोनों का रेशियो ए मैक्स बाई ए मिनिमम के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा। सिमिलरली ए मैक्स क्या था? ए मैक्स था A1 प्लस A2। ए मिनिमम क्या था? A1 माइनस A2। बेटा A1 माइनस A2 के अंदर ये टिल्ट का साइन लगाया, मतलब बड़ी वैल्यू पहले आएगी, छोटी वैल्यू बाद में आएगी। अब एक बात समझना, अगर किसी जगह A1 A2 कैपिटल लिखे हैं, किसी जगह A1 A2 स्मॉल लिखे हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ये दोनों ही चीजें एक ही बात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जो दो कोहेरेंट सोर्सेज हैं उसके इंडिविजुअल इंटेंसिटी, पहले कोहेरेंट सोर्स के एम्पलीट्यूड A1, दूसरे कोहेरेंट सोर्स का एम्पलीट्यूड की वैल्यू A2। पहले कोहेरेंट सोर्स के एम्पलीट्यूड की वैल्यू A1, दूसरे कोहेरेंट सोर्स के एम्पलीट्यूड की वैल्यू A2। पहले कोहेरेंट सोर्स की इंटेंसिटी I1, दूसरे कोहेरेंट सोर्स की इंटेंसिटी I2। मतलब ये इंडिविजुअल सोर्सेस की एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटीज हैं, किनके? दोनों कोहेरेंट सोर्स के। अगर बेटा याद हो तो इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, तो I1 बाई I2 किसके बराबर होगा? A1 बाई A2 के होल स्क्वायर के बराबर होगा। फिर एक टर्म आई फ्रिंज विजिबिलिटी। बेटा ये क्या होता है? आई मैक्स माइनस आई मिनिमम अपॉन आई मैक्स प्लस आई मिनिमम। अगर ये अपने को परसेंटेज में चाहिए तो यहाँ पर अपन क्या कर देंगे? इंटू 100। तो इंटू 100 करने से जो आंसर आएगा किस में आएगा? परसेंटेज में। अब फ्रिंज विजिबिलिटी का मतलब समझना, क्या जो पैटर्न अपने को कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का स्क्रीन पे दिखाई देगा, वापस बोल रहा हूं, जो पैटर्न कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का स्क्रीन पे दिखाई देगा, वो पैटर्न अपने लिए कितना अच्छा विजिबल है वो इस फ्रिंज विजिबिलिटी से मालूम पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल I1 I2 इक्वल है, जो अपने इसे जस्ट पहले देखा था। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में आई मैक्सिमम की वैल्यू कितनी आई थी? 4I0। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में आई मिनिमम की वैल्यू क्या आई थी? 0। इसका मतलब यहाँ 4I रख दो या 0 रख दो, या 4I रख दो या 0 रख दो, तो आंसर आ जाएगा 1।
अगर मैं इंटू 100 कर दूं परसेंटेज के लिए तो आएगा 100%। इसका मतलब वो फ्रिंजेस अपने को 100% दिखाई देंगी। इसका मतलब आपको प्रॉपरली स्क्रीन पर एक जगह बिल्कुल ब्राइटनेस, एक जगह बिल्कुल डार्कनेस दिखाई देगी। उसी को कह रहे हैं अपन फ्रिंज विजिबिलिटी। मान लेते हैं कि आई मैक्स की वैल्यू 2i हो गई, आई मिनिमम की वैल्यू भी 2i हो गई, तो अब क्या होगा? तो बेटा यहां फॉर्मूले में रखो, ये 2i, ये 2i, ये 2i, ये 2i के ऊपर 0 आ जाएगा। इसका यहां पर आंसर आया 0%। इसका मतलब आप जस्टिफाई नहीं कर पाओगे ये कौन सा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, कौन सा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। और बेटा ये 2i कब होगा उसको भी एग्जांपल दे रहा हूं। सपोज दो इनकोहेरेंट सोर्स है, ध्यान से सुनना, कौन से सोर्स है? इनकोहेरेंट। तो क्या i1 की वैल्यू मैंने i मान ली, i2 की वैल्यू मैंने i मान ली, तो क्या इन दोनों का जब इंटरफेरेंस होगा तो जो आंसर आएगा वो i एवरेज आएगा। ये अपन ने बात अभी जस्ट यहां देखी, i एवरेज क्या होगा? 2i। तो बेटा यही अपना मैक्सिमा भी है, यही अपना मिनिमा भी है। इसका मतलब ये हुआ उस केस में जो डार्कनेस होगी वो भी बहुत लेस डार्क होगी, ब्राइटनेस होगी वो भी लेस ब्राइट होगी। इसका मतलब दोनों एक जैसे दिखाई देंगे। फॉर एग्जाम्पल अपने घर में 2 बल्ब जल रहे हैं, क्या अपने को कभी भी दीवारों पे दिखता है क्या कि किसी जगह ब्राइट है किसी जगह डार्क है, किसी के ब्राइट है किसी के डार्क है? बिल्कुल नहीं दिखता। क्यों नहीं दिखता? क्योंकि दोनों बल्ब अलग अलग हैं, दोनों एक बल्ब से नहीं बने। इसका मतलब दोनों कैसे? इनकोहेरेंट। अगर दोनों इनकोहेरेंट हैं तो जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आएगी वो एवरेज आएगी। तो मैक्सिमा भी सेम होगा और मिनिमा भी सेम होगा, 2i 2i। तो जो आपको फ्रिंजेस है वो दिखाई नहीं देंगे, बस आपको उजाला दिखाई देगा। पर अगर दोनों के दोनों कोहेरेंट होते तो आपको कैसे दिखाई देता? बिल्कुल ब्राइट फिर डार्क, फिर ब्राइट फिर डार्क, जस्ट लाइक अ ज़ेब्रा पैटर्न, ऐसा आपको दिखाई देता। तो वो चीज कब पॉसिबल होगी? जब सोर्सेस कैसे होंगे? कोहेरेंट। इसलिए अपन ने कोहेरेंट सोर्स की आवश्यकता बताई कि कोहेरेंट सोर्स होंगे तब आपको मालूम पड़ेगा कि 2 लाइट के मिलने पर भी अंधेरा हो सकता है और 2 लाइट के मिलने पर भी ज्यादा उजाला हो सकता है। कभी कभार मन में डाउट आता है, सर 2 लाइट के मिलने पर अंधेरा कैसा हो गया? बेटा ये सेम टू सेम वही बात है कि 2 साउंड के मिलने पर साइलेंस भी हो रहा था वेव चैप्टर के अंदर, साउंड वेव चैप्टर के अंदर। तो यहाँ पर 2 लाइट के मिलने पर अंधेरा भी हो सकता है जब वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में होंगे। और ये तभी अपन ऑब्जर्व कर पाएंगे जब सोर्सेस कैसे होंगे? कोहेरेंट। मेरी बात सबको समझ में आ गई? तो बेटा स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चंस। और बेटा इसके क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही साउंड वेव चैप्टर में थे। इफ 2 कोहेरेंट सोर्स प्रोड्यूस वेव y1 इक्वल्स टू 4 sin ओमेगा टी, y2 बराबर 3 cos ओमेगा टी, इंटरफेयर एट अ पॉइंट, फाइंड एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टिंग वेव। अब यहाँ पर आप लोगों को एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टिंग वेव पूछा गया, तो क्या पहचानो यहाँ पर अपने को क्या क्या गिवन है? क्या a1 की वैल्यू गिवन है, a2 की वैल्यू गिवन है, पर फेज डिफरेंस क्या होगा? तो फेज डिफरेंस के लिए एक साइन एक कॉस है। हालांकि देखने से मालूम पड़ सकता है कि फेज डिफरेंस 90 है, तब भी मैं लिख सकता हूँ 3 कॉस को लिख सकता हूँ। बेटा अपन क्या साइन के फॉर्म में लिख सकते हैं? साइन ओमेगा टी प्लस 90। तो बेटा ये जो पूरी टर्म है ये फेज है, ये जो पूरी टर्म है ये फेज है। तो क्या अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो फेज डिफरेंस कितना आएगा? 90 डिग्री आएगा। अगर फेज डिफरेंस 90 आएगा तो फॉर्मूला क्या था? ए रिजल्टेंट बराबर अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos 5 कितना हो जाएगा? cos 90। तो यहाँ पर cos 90 की वैल्यू बेटा 0 हो गई और 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 25 हो जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा? 5। इसका मतलब इसका एम्पलीट्यूड कितना हो गया? 5 यूनिट्स। बेटा इसी क्वेश्चन में एक बात समझना, अगर लिखा आए 2 इंडिपेंडेंट सोर्स तो बेटा उसका एक ही आंसर होगा, इंटरफेरेंस नॉट ऑब्जर्व्ड। बिकॉज अगर इंडिपेंडेंट है तो वो कोहेरेंट नहीं हो सकते, वो कोहेरेंट नहीं होंगे तो अपन इंटरफेरेंस को ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 वेव्स हैविंग इंटेंसिटी रेशियो 9:1 प्रोड्यूस इंटरफेरेंस, फाइंड रेशियो मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी, फ्रिंज विजिबिलिटी। अब बेटा अपने को क्या क्या गिवन है उसके अकॉर्डिंग अपन लिख रहे हैं। क्या मुझे i1 बाय i2 की वैल्यू कितनी गिवन है? 9:1। मुझे क्या ढूंढना है? i मैक्सिमा है i मिनिमम। अगर i मैक्स अपन i मिनिमम की बात करें तो अपने को एक फॉर्मूला मालूम है, रूट i1 प्लस रूट i2 का होल स्क्वायर अपॉन रूट i1 माइनस रूट i2 का होल स्क्वायर। बेटा करने में तो उस फॉर्मूले से कर सकते हैं, पर क्यों इतनी हेडेक ले जब काम अपने मन में सॉल्व कर सकते हैं। तो मन में क्या स्टेप्स चलने चाहिए वो समझा रहा हूं। तो क्या ये जो i1 बाय i2 है ये एक तरीके से a1 बाय a2 के होल स्क्वायर के बराबर है। तो यहां से बेटा a1 बाय a2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? a1 बाय 2 आ जाएगा अपना 3/1।
क्या मुझे मालूम है ए मैक्स बाय ए मिनिमम होता है A1 प्लस A2 अपॉन A1 माइनस A2। बेटा एक्चुअल मैक्स के अकॉर्डिंग तो अपन A1 को 3 और A2 को 1 नहीं ले सकते, अपने को A1 को लिखना पड़ेगा 3x, A2 लिखना पड़ेगा 1x। तो यहां पर जब लिखूंगा 3x प्लस 1x, 3x माइनस 1x, तो क्या उस केस में ऊपर बन जाएगा 4x, नीचे बन जाएगा 2x। क्या 4x और 2x आपस में कैंसिल होकर क्या बन जाएगा 2। या फिर दूसरा तरीका, आप A2 कॉमन ले लो तो ऊपर ऐसा कुछ बन गया। अब A1 बाई 2 कितना 3, तो ऊपर क्या बन जाएगा 3 प्लस 1 4, 3 माइनस 1 2, आंसर कितना जाएगा 2। और दूसरी बात आई मैक्स बाय आई मिनिमम, ये ढूंढना था क्या ये हो जाएगा ए मैक्स बाय ए मिनिमम का होल स्क्वायर। तो ए मैक्स बाय ए मिनिमम का होल स्क्वायर के बराबर हो गया, तो आंसर आ गया 4:1। अब बेटा नेक्स्ट ढूंढना है फ्रिंज विजिबिलिटी। तो क्या फॉर्मूला था आई मैक्स माइनस आई मिनिमम अपॉन आई मैक्स प्लस आई मिनिमम। और बेटा परसेंटेज में चाहिए तो इनटू क्या कर देंगे 100। वही वाली बात, अगर मैं आई मिनिमम को ऊपर और नीचे से कॉमन ले लूं तो क्या ये रेशियो बन जाएगा आई मैक्स बाय आई मिनिमम, ये बन जाएगा आई मैक्स बाय आई मिनिमम। वही यहां लिख के दिखा देता हूं, क्या बन जाएगा आई मैक्स बाय आई मिनिमम माइनस 1 आई मैक्स बाय आई मिनिमम प्लस 1 इंटू 100। और ये जो टर्म बनी है इंटू 100, तो सोचो आई मैक्स बाय आई मिनिमम कितना था, वो कितना था 4, तो 4 माइनस 1 3, 4 प्लस 1 5 इंटू 100, आंसर कितना जाएगा 60%। इसका मतलब इसकी फ्रिंज विजिबिलिटी 60% है। और बेटा वापस समझा रहा हूं, इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है। जब भी ऐसे रेशियोज के क्वेश्चन आए, आप मान लो कि A1 की वैल्यू 3, A2 की वैल्यू 1 होती, 3x है 1x है, पर अपन मान के सॉल्व कर रहे हैं, तो 3 और 1 या 3 1 4, 3 माइनस 1 2, 4/2 2, मन में सॉल्व हो गया। नेक्स्ट आई मैक्स बाय मिनिमम क्या होता है ए मैक्स बाय ए मिनिमम का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, मन में सॉल्व हो गया। नेक्स्ट FV आई मैक्स माइनस आई मिनिमम, आई मैक्स प्लस आई मिनिमम, क्या ये भी रेशियो है, ये भी रेशियो है। तो आई मैक्स को 4 मान लो, आई मिनिमम को 1 मान लो। 4 माइनस 1 4 प्लस 1, ऊपर क्या 3, नीचे क्या 5 इंटू 100, तो 3/5 इंटू 100 कितना आ गया 60% आ गया। तो बेटा ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, इससे क्वेश्चन फटाफट सॉल्व हो जाते हैं। कुछ 3 2 1। तो बच्चा क्वेश्चन है रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी इज 9:1, फाइंड रेशियो ऑफ इंडिविजुअल इंटेंसिटी एंड एम्पलीट्यूड ऑफ इंटरफेरिंग वेव। आप चाहें तो स्क्रीन पॉज करके अपने आप ट्राई कर सकते हैं, इजी क्वेश्चन है, और फिर मेरा सोल्यूशन देखें। तो देखो मैं क्या लिख रहा हूं, आई मैक्स बाय आई मिनिमम इज इक्वल टू 9:1। क्या ये ए मैक्स बाय ए मिनिमम के स्क्वायर के बराबर होता है? इसका मतलब मेरे पास ए मैक्स बाय ए मिनिमम की वैल्यू कितनी आ गई 3:1 आ गई। क्या ये 3:1 A1 प्लस A2 अपॉन A1 माइनस A2 के बराबर है? क्योंकि A मैक्स का मतलब यही होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3A1 माइनस 3A2 बराबर A1 प्लस A2। तो क्या यहां से 2A1 बराबर 4A2 हो जाएगा, 2A1 बराबर 4A2। तो A1 बाई A2 कितना आ गया, क्या A1 बाई A2 की वैल्यू 2 आ गई, 2:1 कह सकते हो। ये अपना एक आंसर हो गया। फिर आपसे पूछे कि बताओ I1 बाई I2 क्या होगा, तो मुझे मालूम है I1 बाई I2 A1 बाई I2 का होल स्क्वायर होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा 4:1। तो अपने दोनों रिक्वायर्ड आंसर आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ इंटेंसिटी ऑफ बोथ कोरेंट सोर्सेज इक्वल दैट इज I0, फाइंड रिजल्टेंट इंटेंसिटी एंड फेज डिफरेंस इज फाई। बेटा ये तो ना तो कंस्ट्रक्टिव का है ना ही डिस्ट्रक्टिव का है, ये एक जनरल फेज डिफरेंस क्या दे रखा है फाई दे रखा है। तो क्या लिख सकते हैं I रिजल्टेंट इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस 2√I1 I2 cos फाई। क्या है अपना फॉर्मूला होता है जनरल फॉर्मूला, इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देते हैं I0 प्लस I0 प्लस 2√I0 I0 cos फाई। बेटा क्या ये मिलके 2I0 हो गया, ये भी I0 का स्क्वायर हो गया, ऊपर अंडर रूट है, तो ये भी 2I0 cos फाई हो गया। तो यहां से मैंने 2I0 कॉमन ले लिया, ये बन गया 1 प्लस cos फाई, ये I रिजल्टेंट हो गया। हो सकता है ऑप्शन में या तो ये हो, अगर ये ना मिले तो इसके आगे अपन सॉल्व कर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 2I0। बेटा ये जो 1 प्लस cos फाई है, इसको अपन ने बेसिक मैथ्स ट्रिग्नोमेट्री में देखा था, इसको लिखते हैं 2 cos स्क्वायर 5/2। तो क्या बन जाएगा 4I0 cos स्क्वायर 5/2।
ये अपना आई रिजल्टेंट का फॉर्मूला हो गया। या तो अपने को ये मिल सकता है, और मान लो ये भी ना मिले तो लास्ट अपन इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, क्या ये 4I0 जो है ये आई मैक्सिमम था, तो क्या इसको लिख सकता हूं मैं आई मैक्स कॉस स्क्वायर 5/2। बेटा इस रिजल्ट को याद रखना है, 4I0 cos स्क्वायर 5/2। ये बहुत सारी जगह सॉल्व करते वक्त काम आएगा, पर ये कब तक ही पॉसिबल है, जब I1 I2 कैसे हैं, इक्वल है। कितने हैं, I0। अगर I1 I2 बेटा इक्वल नहीं होते ना तो ये आंसर नहीं आता। तो ये बात ध्यान रखना, ये आंसर तभी आएगा 4I0 cos स्क्वायर 5/2 जब I1 I2 कैसे होंगे, इक्वल। और ये फॉर्मूला ना तो कंस्ट्रक्टिव ना डिस्ट्रक्टिव ऐसे किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, जैसे आप फाइव की वैल्यू पुट करोगे उसके अकॉर्डिंग आंसर आ जाएंगे।